नमस्कार और द डीप डाइव्स में आपका स्वागत है। एक लाइन है जो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, पूरा खेल माइंडसेट का ही है। सुनने में तो ये एक अच्छा सा कोट लगता है, पर मैं हमेशा सोचता था कि क्या ये सिर्फ एक मोटिवेशनल बात है या इसके पीछे कोई गहरा सच भी है। ये एक बहुत ही जायज़ सवाल है और इसका जवाब है हाँ। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक सच है जो हमारी पूरी जिंदगी को कह सकते हैं कि कंट्रोल करता है। और आज हम इसी सच की तह तक जाएंगे। हमारे पास कैरल एस ड्वेक की एक जबरदस्त किताब है, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, उसका सारांश है। तो आज का मिशन ये समझना है कि कैसे दो तरह के माइंडसेट, फिक्स्ड और ग्रोथ, हमारे करियर, हमारे रिश्तों, हमारी खुशी, सबको तय करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम कहीं फंसे हुए हैं तो क्या हम अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं? बिल्कुल, और यही सवाल इस पूरी चर्चा को इतना जरूरी बना देता है। इसका जवाब किसी की भी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ये दो माइंडसेट, फिक्स्ड और ग्रोथ, आखिर हैं क्या? सुनने में तो बस दो शब्द लगते हैं, लेकिन इनमें इतना बड़ा फर्क क्या है? फर्क जमीन आसमान का है। इसे समझने के लिए हमें उनकी बुनियाद में जाना होगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग वो ये मानते हैं कि उनकी काबिलियत, उनकी इंटेलिजेंस, उनका टैलेंट, ये सब जन्म से तय है। अच्छा, पत्थर की लकीर की तरह जिसे बदला नहीं जा सकता। ये तो वही बात होगी कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। या जैसे कुछ लोग कहते हैं, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं तो मैं कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल यही। उनकी सोच का दायरा बस यहीं तक होता है। वो सोचते हैं अगर मैंने ये कोशिश की और फेल हो गया तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। हाँ, सही। इसलिए उनका पूरा फोकस हमेशा स्मार्ट दिखने पर होता है, अपनी काबिलियत को बार बार साबित करने पर होता है, कुछ नया सीखने पर नहीं। और इसी चक्कर में वो नई चीजें ट्राई करने से बचते होंगे, क्योंकि अगर कोशिश में फेल होने का जरा भी खतरा हुआ तो उनकी वो स्मार्ट वाली इमेज को धक्का लगेगा। एग्जैक्टली। इसीलिए ऐसे लोग चुनौतियों से भागते हैं। मेहनत को मेहनत को तो वो बेवकूफ़ी मानते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनके हिसाब से अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, और अगर कोई उन्हें फीडबैक दे दे तब तो उसे वो पर्सनल अटैक की तरह लेते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी काबिलियत पर सवाल उठा रहा है। और इसके ठीक उलट है ग्रोथ माइंडसेट। ये तो दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग चश्मा है ना? एकदम अलग। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि टैलेंट तो बस एक शुरुआती पॉइंट है। असली काबिलियत वो तो मेहनत, लगन और सही स्ट्रैटेजीज से बनाई और बढ़ाई जा सकती है। उनके लिए दिमाग एक मसल की तरह है। बिल्कुल, जिसे जितना इस्तेमाल करो वो उतना ही मजबूत होता है। वाह, जहां एक इंसान सोचता है कि मैं फेल हो गया तो मैं एक फेलियर हूं, वहीं दूसरा सोचता है कि मैं फेल हुआ, मुझे अभी और सीखने की जरूरत है। यही सबसे बड़ा अंतर है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को एक पजल की तरह देखते हैं, एक मौका कुछ नया सीखने का। वो मेहनत को सफलता का सबसे जरूरी हिस्सा मानते हैं, और आलोचना या फीडबैक वो उनके लिए कोई हमला नहीं बल्कि एक तोहफा है। एक तोहफा? हाँ, एक फ्री लेसन है जो उन्हें बताता है कि वो कहाँ और बेहतर हो सकते हैं। ये सोचने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। एक आपको एक बॉक्स में बंद कर देता है और दूसरा आपको आगे बढ़ने के लिए कह सकते हैं पंख देता है। लेकिन क्या ये सिर्फ सोचने का तरीका है या इसका हमारी असल जिंदगी पर भी कोई गहरा असर होता है? ये सिर्फ सोचने का तरीका नहीं है, ये जीने का तरीका बन जाता है। देखिए, किताब का मुख्य संदेश यही है कि आपका माइंडसेट ही आपकी पूरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाता है। ये तय करता है कि आप मुश्किलों का सामना कैसे करेंगे, रिश्तों को कैसे निभाएंगे, अपने करियर में कितना आगे जाएंगे। बिल्कुल, और यहाँ तक कि अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे। मुझे हमेशा लगता था कि ये माइंडसेट वाली बातें सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच हैं, पर क्या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक आधार भी है या ये सिर्फ एक अच्छा विचार है? क्या हमारे दिमाग सच में बदल सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यही इस किताब के आइडिया को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, इसके पीछे ठोस न्यूरोसाइंस है। अच्छा। हाँ, वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, किसी मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या किसी स्किल की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। हमारा दिमाग सचमुच फिजिकली बदलता है, मजबूत होता है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि जब हम मेहनत करते हैं तो हमारा दिमाग सच में ग्रो करता है, जैसे जिम में वजन उठाने से बाइसेप्स बनते हैं? हाँ, बिल्कुल।
ये एक परफेक्ट एनालॉग है। कोई भी स्किल, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, कोडिंग हो या गिटार बजाना हो, लगातार प्रैक्टिस से इसलिए बेहतर होती है क्योंकि आपका दिमाग खुद को रीवायर कर लेता है, वो और ज्यादा एफिशिएंट बन जाता है। कमाल है। ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत इसी वैज्ञानिक सच में है। ये कोई खोखली उम्मीद नहीं है। ये तो कमाल की बात है, क्योंकि हमारे समाज में तो हमेशा नेचुरल टैलेंट की पूजा होती है। हम हमेशा सुनते हैं वो तो पैदाइशी सिंगर है या उसका दिमाग तो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन ये किताब तो इस पूरे आइडिया को ही चैलेंज कर रही है। इसमें माइकल जॉर्डन का एक उदाहरण है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, और ये एक शानदार उदाहरण है जो टैलेंट वर्सेस मेहनत की बहस को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है कि सिर्फ टैलेंटेड लोग ही महान बनते हैं, लेकिन माइकल जॉर्डन की कहानी कुछ और ही कहती है। आज हम उन्हें गॉड ऑफ बास्केटबॉल मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि स्कूल में उन्हें उनकी वार्सिटी बास्केटबॉल टीम में भी नहीं चुना गया था। क्या सच में? हाँ, उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि उनमें जरूरी टैलेंट नहीं है। अविश्वसनीय। मतलब जिस इंसान को हम बास्केटबॉल का सबसे बड़ा आइकॉन मानते हैं, उसे शुरू में रिजेक्ट कर दिया गया था। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो उनकी कहानी शायद वहीं खत्म हो जाती। बिल्कुल। वो मान लेते कि मुझ में टैलेंट ही नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो शायद बास्केटबॉल खेलना ही छोड़ देते, लेकिन उनका माइंडसेट ग्रोथ वाला था। उन्होंने उस रिजेक्शन को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उसे एक फीडबैक की तरह लिया, एक चैलेंज की तरह। वो हर रोज सुबह सबसे पहले उठकर घंटों अकेले प्रैक्टिस करते, अपनी कमजोरियों पर काम करते, अपने स्किल्स को लगातार बेहतर बनाते गए। और नतीजा हम सबके सामने है। तो इससे क्या साबित होता है? यही कि उनका टैलेंट शायद कम था, लेकिन उनका माइंडसेट और उनकी मेहनत वो बहुत ज्यादा थी। और अंत में मेहनत ही जीती। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि लगन और सही दिशा में की गई मेहनत पैदाइशी टैलेंट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये तो एक स्पोर्ट्स लेजेंड की बात हुई, पर हम जैसे आम लोगों की जिंदगी में ये कैसे काम करता है? मान लीजिए ऑफिस में किसी के सामने एक बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट आ जाए, दोनों माइंडसेट वाले लोग इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि यही वो पल होता है जहां दोनों रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति वो उस प्रोजेक्ट को देखकर सबसे पहले घबरा जाएगा। उसके मन में आएगा, अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, सब मुझे नाकाबिल समझेंगे। तो वो उसे टालने की कोशिश करेगा। हाँ, या तो उसे टालने की कोशिश करेगा या किसी और पर डाल देगा। और अगर उसे वो प्रोजेक्ट करना ही पड़ा तो वो उसे बोझ की तरह करेगा, और जैसे ही पहली मुश्किल आएगी हार मान लेगा। एकदम सही। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति उस चुनौती को देखकर एक्साइटेड होगा। वो सोचेगा, वाओ, ये मुश्किल है पर इससे मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। वो फेल होने से डरेगा नहीं, बल्कि वो उसे सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा मानेगा। अगर वो कहीं अटकता है तो वो मदद मांगेगा, नई स्ट्रैटेजी अपनाएगा और दोबारा कोशिश करेगा। यही छोटा सा फर्क करियर में जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। तो चुनौतियों से निपटना एक बात हुई, लेकिन मुझे लगता है असली परीक्षा तब होती है जब कोई आपकी मेहनत पर सीधी सीधी टिप्पणी कर दे। आलोचना या नेगेटिव फीडबैक को संभालना तो और भी मुश्किल होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। फीडबैक पर हमारी प्रतिक्रिया माइंडसेट का सबसे बड़ा टेस्ट है। फिक्स्ड माइंडसेट के लिए आलोचना एक पर्सनल अटैक है। अच्छा। अगर बॉस कहे कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन में और सुधार हो सकता है, तो वो मन में सोचेगा, बॉस को लगता है कि मैं नाकाबिल हूँ। वो डिफेंसिव हो जाएगा, बहाने बनाएगा और उस फीडबैक को पूरी तरह नजरअंदाज कर देगा। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचेगा, वो सोचेगा, अच्छा हुआ, मुझे पता चला कि मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। वो आलोचना को एक तोहफे की तरह देखता है, एक ऐसा डेटा जो उसे बेहतर बनने में मदद करेगा। जिस इंसान को फीडबैक को ईगो पर लिए बिना सुनना आ गया, उसकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये बात पेरेंटिंग पर कैसे लागू होती है, ये तो हर माँ बाप के लिए जानना बहुत जरूरी होगा। किताब इस विषय पर माता पिता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली सलाह देती है। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों के टैलेंट की तारीफ करते हैं, जैसे तुम बहुत स्मार्ट हो या तुम तो नेचुरल आर्टिस्ट हो। हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये अनजाने में बच्चों में फिक्स्ड माइंडसेट पैदा करता है। एक मिनट, ये तो सुनने में बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। हर माँ बाप अपने बच्चे को स्मार्ट ही तो कहना चाहते हैं। ये तो एक रिफ्लेक्स की तरह है। ऐसा क्यों है कि ये नुकसानदायक हो सकता है? क्योंकि जब आप बच्चे को बार बार स्मार्ट कहते हैं तो उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि स्मार्ट होना एक परमानेंट क्वालिटी है जो उसके पास है। फिर जब उसके सामने कोई मुश्किल सवाल आता है जिसे वो हल नहीं कर पाता, तो वो घबरा जाता है।
अच्छा। वो सोचता है शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं जितना सब समझते हैं, और फिर वो चुनौतियों से डरने लगता है ताकि उसकी स्मार्ट होने की इमेज खराब ना हो। वो आसान रास्ते चुनने लगता है। तो फिर सही तरीका क्या है? तारीफ ही ना करें? नहीं, तारीफ जरूर करें, लेकिन टैलेंट की नहीं, उनके प्रयास की, उनकी मेहनत की और उनकी प्रक्रिया की। ये कहने के बजाय कि तुम बहुत स्मार्ट हो, ये कहें तुमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो मेहनत की वो कमाल की थी। या जिस तरह से तुमने अलग अलग तरीकों से कोशिश की वो मुझे बहुत पसंद आया। जब आप प्रयास की तारीफ करते हैं तो बच्चा सीखता है कि मेहनत करना अच्छी बात है और चुनौतियों का सामना करने से ही वो मजबूत बनता है। इस तरह बच्चे स्वाभाविक रूप से ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं। अगर ये बच्चों पे इतना असर करता है, तो मैं सोच सकता हूँ कि अडल्ट रिलेशनशिप्स पर इसका क्या असर होता होगा? रिश्तों में फिक्स्ड माइंडसेट बहुत खतरनाक हो सकता है। ये परफेक्ट सोलमेट वाली सोच को जन्म देता है अच्छा। कि अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, और अगर हमारे बीच समस्याएं हैं तो इसका मतलब है कि ये रिश्ता ही गलत है। जब भी कोई गलती होती है तो वो एक दूसरे पर दोष मढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कमी पार्टनर में है या रिश्ते में है। और ग्रोथ माइंडसेट वाला नजरिया इसे कैसे देखता है? ग्रोथ माइंडसेट ये समझता है कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, उसे दो लोग मिलकर बनाते हैं और समय के साथ बेहतर करते हैं। वे समस्याओं को एक साथ मिलकर काम करने के अवसर के रूप में देखते हैं। इससे बेहतर कम्युनिकेशन, धैर्य और सम्मान पैदा होता है, जो रिश्ते को मजबूत बनाता है। वो मानते हैं कि एक अच्छा रिश्ता मिलता नहीं, बनाया जाता है। तो ये सिर्फ व्यक्तियों पर ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी कंपनियों पर भी लागू होता होगा। किताब में नेटफ्लिक्स और एप्पल जैसी कंपनियों का जिक्र है। बिल्कुल, बिजनेस की दुनिया इसका जीता जागता उदाहरण है। ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियां वो लगातार इनोवेशन करती हैं। वे हमेशा सीखने, प्रयोग करने और फेल होने के लिए तैयार रहती हैं। नेटफ्लिक्स ने डीवीडी रेंटल से स्ट्रीमिंग की दुनिया में छलांग लगाई क्योंकि वो सीखने को तैयार थे। सही। एप्पल ने कंप्यूटर से म्यूजिक प्लेयर और फिर फोन की दुनिया में क्रांति ला दी। वे अपनी सफलताओं से चिपके नहीं रहते, बल्कि हमेशा अगला कदम सोचते हैं। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनियां अपने पुराने सक्सेस मॉडल में ही फंसी रह जाती हैं। हाँ, वे जोखिम लेने से डरती हैं। उन्हें लगता है कि उनका मौजूदा मॉडल ही परफेक्ट है और उसे बदलने की जरूरत नहीं। वे बदलाव से डरती हैं और अंत में बाजार में अप्रासंगिक हो जाती हैं। नोकिया और कोडेक जैसी कंपनियां इसके क्लासिक उदाहरण हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। हाँ। अगर कोई इस चर्चा को सुनकर ये महसूस कर रहा है कि वो फिक्स्ड माइंडसेट में फंसा हुआ है, तो क्या उसके लिए कोई उम्मीद है? क्या वो इसे बदल सकता है? यही इस किताब की सबसे अच्छी खबर है। माइंडसेट को बिल्कुल बदला जा सकता है। ये कोई जन्मजात ट्रेट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। किताब में इसे बदलने के 4 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। वो क्या है? हम उन्हें कैसे अपना सकते हैं? पहला कदम है अपनी फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज को पहचानें। जब भी आपके मन में ऐसे विचार आएं जैसे मैं ये नहीं कर सकता, या अगर मैं फेल हो गया तो सब हंसेंगे, या मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, तो बस उन्हें नोटिस करें। उन्हें जज किए बिना बस पहचानें कि ये आपकी फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज है। ठीक है, आवाज को पहचान लिया। अब अगला कदम? दूसरा कदम है उसे ग्रोथ माइंडसेट की आवाज से जवाब दें। उस नकारात्मक विचार को सीधे सीधे चुनौती दें। जैसे अगर मन कहे मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे जवाब दें मैं ये अभी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं। वाह, सिर्फ एक शब्द अभी येट जोड़ने से पूरा मतलब ही बदल जाता है। मैं ये नहीं कर सकता एक फुल स्टॉप है, जबकि मैं ये अभी नहीं कर सकता एक संभावना है। बिल्कुल, ये छोटा सा शब्द आपको एक बंद दरवाजे से निकालकर एक खुले रास्ते पर खड़ा कर देता है। तीसरा कदम है ग्रोथ वाले एक्शन चुनें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। डर के बावजूद उस काम की प्रैक्टिस करें, उसके बारे में सीखें, मदद मांगें और उसे दोहराएं। एक्शन लेना ही उस नई सोच को मजबूत करता है। तो मतलब सिर्फ अलग सोचना नहीं है, आपको अलग करना भी है। और आखिरी कदम? चौथा और आखिरी कदम है प्रक्रिया और प्रयास की सराहना करें, सिर्फ नतीजों की नहीं। हो सकता है कि मनचाहा रिजल्ट आने में समय लगे, लेकिन हर बार जब आप प्रयास करते हैं तो आप तुरंत मजबूत बनते हैं। आपका दिमाग नए कनेक्शंस बनाता है। इसलिए अपनी मेहनत को सेलिब्रेट करें, चाहे नतीजा कुछ भी हो। यह आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देता है।
तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि हमारी प्रतिभा या हमारी कमियां वो हमारी नियति तय नहीं करती, हमारा माइंडसेट करता है। फिक्स्ड माइंडसेट एक पिंजरे की तरह है जो हमें वहीं रोक देता है जहां हमें, बिल्कुल। जबकि ग्रोथ माइंडसेट अनंत संभावनाओं का दरवाजा खोलता है जो हमें वहां ले जाता है जहां हम जाना चाहते हैं। बहुत अच्छे से कहा। हम सबके अंदर दोनों आवाजें होती हैं, फिक्स्ड वाली भी और ग्रोथ वाली भी। जीवन में असली सफलता, खुशी और विकास तब मिलता है जब हम जानबूझकर ग्रोथ माइंडसेट वाली आवाज को ज्यादा तवज्जो देना सीखते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक विकल्प है जिसे कोई भी किसी भी उम्र में किसी भी दिन चुन सकता है। इस चर्चा के बाद ये सोचना दिलचस्प होगा कि हमारे आसपास के सिस्टम, जैसे हमारे स्कूल, कॉलेज और ऑफिस, अक्सर किस माइंडसेट को बढ़ावा देते हैं। क्या वे सिर्फ नतीजों और रैंक को पुरस्कार करते हैं, या प्रयास, सीखने की प्रक्रिया और सुधार को भी महत्व देते हैं? और अगर हम एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जो फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देता है, तो एक अकेला व्यक्ति अपने ग्रोथ माइंडसेट को कैसे बचाए रख सकता है और उसे कैसे पनपा सकता है?